हेलो स्टूडेंट्स, कल जो क्वेश्चंस किए थे, कुछ लास्ट टॉपिक जो किया था वो क्या था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे ना, जिसमें देखा गया था कि एक जो स्क्वायर प्लेट वाला क्या था आपने, है जी, कि स्क्वायर प्लेट की जो साइड होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस, है ना। और साइड ए है तब भी रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, 2 ए कर दी साइड तब भी उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, आर। क्योंकि लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा था, एरिया भी बढ़ रहा था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा था। ठीक है जी। उसके बाद देखो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और देखिए क्वेश्चन, कि मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, ऐसा, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन 2 है, 1 एंड 2। यहां पे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, और A1 इज ग्रेटर देन A2। आपसे पूछा गया यहाँ पे जो वेलोसिटी VD1 है, चलो स्टार्टिंग देखिए, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी VD1 है, यहाँ पे VD2 है, यहाँ पे करंट डेंसिटी J1 है, यहाँ पे करंट डेंसिटी J2 है। इस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों सेक्शंस में कि कहाँ पे कौन सी क्वांटिटी कौन से सेक्शन पे ज्यादा होगी, है ना, या कौन से पे कम होगी। तो सबसे पहले देखते हैं भाई करंट। करंट तो देखो पूरा वायर है सीरीज में, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस मान लो सीरीज में, ठीक है। तो करंट तो सीरीज में क्या रहता है, सेम, जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा करंट, तो है ना जी। करंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो कि यहाँ पे ज्यादा होगी या यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो आई इक्वल टू कितना होता है, NaEVD। अगर I की अपॉन NaE इक्वल टू VD, तो देखो करंट दोनों जगह क्या है, सेम है। नंबर ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी भी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम रहेगा। अब जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो एरिया कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे कम होगी, ऐसा होगा, है ना। या सेम आप ऐसा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, अगर आप पाइप को आगे से दबा देंगे तो देखो वहां पे एरिया कम हो जाता है, तो क्या बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम। समझ लीजिए अपने पाइप को दबा दिया है ना। अच्छा दूसरा J1 और J2 करंट डेंसिटी, तो करंट तो दोनों तरफ सेम है, और J कितना होता है, I/A। सेम बात, जहाँ पे एरिया ज्यादा है वहाँ पे कम होगा, तो ये भी लेस देन आएगा। E1 और E2 में से कैसे पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको यहाँ देखिए, J इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा E। अब सिग्मा तो मेटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, रेजिस्टिविटी का उल्टा है, और रेजिस्टिविटी तो डायमेंशन डिपेंड नहीं करती, तो डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल पे। तो मटेरियल तो दोनों जगह सेम है, तो सिग्मा तो दोनों जगह सेम हुआ। तो जहां पे J ज्यादा होगा वहीं पे क्या ज्यादा होगा, E। इसलिए भाई जहां पे J ज्यादा है वहां पे ही E ज्यादा है ना। तो ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक वायर था, उसमें से कौन से सेक्शन पे क्या चीज ज्यादा होगी, क्या बराबर होगी ना, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, एक ही बोला गया था, एक क्वेश्चन और है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये बोला गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड आया था, मैग्नीट्यूड है ना जी, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ, है ना। कह रहा है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना ये फिक्स है। देखो E की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, M की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो ये भी फिक्स है, और एक बार जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ये भी फिक्स है। यानी आपने किसी कंडक्टिंग वायर को एक मटेरियल से कनेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। जबकि आपने लिखा था एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज E/m, है कि। तो बोला कि जो एक्सीलरेशन है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों आ रही है ना, तो वो तो एक्सीलरेट करना चाहिए ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल कंटिन्यूअस एक्सीलरेटेड मोशन नहीं कर पा रहा है। देखो जैसे चलता है फिर थोड़ी देर बाद टकरा जाता है, ठीक, फिर मुड़ जाता है। तो बार बार अगर वो कंटिन्यू चलता रहता है तो स्पीड बढ़ती रहती है, और बार बार कोलिजन के कारण से क्या होती है, वापस से उसकी क्या वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये क्या चीज है, एवरेज वेलोसिटी। इसलिए एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है। देखो दो कोलिजन के बीच में उसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जाके टकरा गया, ठीक है। तो जो कोलिजन हो रहा है उसके कारण से वापस से वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज। इसलिए एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। आप लिखेंगे कैसे,
आप कहेंगे इवन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बट ड्यू टू collisions occurs during its motion its velocity further reduced again and again, hence average velocity becomes constant. average velocity क्या हो जाती है आपकी constant हो जाती है ना। नेक्स्ट देखिए, अब अपन टॉपिक पे चलते हैं, ये दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन थे। चलिए जी, अब बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस की। R इक्वल टू रो एल बाई ए आया था भाई। अच्छा, मैं सिंपल सा आपको क्वेश्चन दूं, मैंने कहा कि ये कंडक्टर है जिसकी रेडियस है r, सिलेंड्रिकल है, और ये लेंथ है l। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के, तो आप कहोगे ये मटेरियल है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है रो, तो R इक्वल टू कितना हो गया रो L बाई ए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ए होगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सिंपल सा कि देखिए एक होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ऐसा है, इसमें मटेरियल सिर्फ यहाँ पे है, बीच में से होलो है, इसकी इनर रेडियस है ए और जो आउटर रेडियस है ये है बी, इनर रेडियस है ए, ठीक है, वही लेंथ एल और रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। बन गया इसका रेजिस्टेंस बताइए इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ही। तो आपने कहा सर जी देखिए आर इक्वल टू रो, लेंथ करंट को कितना चलना है एल बाई ए, कितना है भाई ए, तो ए वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट देखो, तो देखो कितने एरिया में फ्लो हो रहा है, देखो पाई बी स्क्वायर एरिया, नहीं इसमें से फ्लो नहीं हो रहा, बीच तो होलो भी है ना, तो माइनस पाई ए स्क्वायर, कितना हटा दीजिए जो होलो है, तो बचे हुए एरिया में से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा रो एल पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि इसी यही होलो ही है, ये होलो सिलेंडर है, पर आप तो जान रहे हो कि भाई लेंथ और जो एरिया होता है वो तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, कि कौन सा लेंथ होगी कौन सा एरिया, और करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। अब मैंने कहा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है कि इधर अंदर से यूं जा रहा है और बाहर निकल रहा है ना, इस एरिया थ्रू ऐसे चलता है करंट, ठीक। यानी मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखी है, कुल मिला के इस एंड से लाए पॉजिटिव टर्मिनल और इससे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना। पहले पिछले क्वेश्चन में कैसे फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, अब कैसे फ्लो हो रहा है इधर ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, बात समझ में। तो मुझसे पूछा गया वही सब कुछ डेटा सेम है, इनर रेडियस है वो है ए, आउटर रेडियस है वो है बी, लेंथ है वो ही है एल और रेजिस्टिविटी वही है रो। तो सिंपली अब देखिए, अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, यानी इस पाइप को ऐसे करके रखूं आपके सामने, तो आपको इसके कह देगा ये तो होलो पार्ट और ये यहां पे सॉलिड, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, इधर से ऐसे। भाई ये वाली रेडियस आप जान रहे हो ए है और ये वाली रेडियस जान रहे हो बी है, तो जो करंट जो इधर चला तो कितनी लेंथ चला, करंट को जो चलना पड़ा वो चलना पड़ा b माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कितनी है रेडियस b, ये a, करंट यहाँ से एंटर हुआ है ना मटेरियल से, तो मटेरियल में कितना चला b माइनस ए, ये तो होगी डिस्टेंस। पर बात एक समझने वाली है आपकी कि यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है। अगर देखो मैं आपको एक पाइप दूं जो होलो है, अंदर हल्का सा छोटा सा होल है उसके अंदर, और इतना बड़ा, इतनी थिकनेस है उसकी, इतना बड़ा पाइप है ना, तो अगर मैं देखूं कि इनर जो सरफेस, आप उंगली डाल के इनर सरफेस पे देखो तो इनर एरिया कम आएगा और आउटर एरिया ज्यादा आएगा। जैसे मैंने कहा पेंट करो तो पेंट करने का कहाँ खर्चा ज्यादा आएगा, तो देखो जो बाहर है वो तो इतनी बड़ी सराउंडिंग है ना, इतना बड़ा जो एरिया हो रहा है कर्व उस पर पेंट करना पड़ेगा, और अंदर जो एक पतला सा होल है ना तो उसमें एरिया कम है। यानी देखो वैसे भी अगर आप इधर का एरिया देखेंगे, इधर वाला एरिया जो कर्व एरिया है, यानी ये वाला ऊपर वाला एरिया, तो ये आएगा कितना होता है सिलेंडर का कर्व एरिया,
2 पाई आर एल, और इधर अंदर वाला देखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई ए एल, ये एरिया होगा। यानी इधर तो अंदर जिस एरिया में से एंटर कर रहा है भाई, अब एंटर ऐसे कर रहा है ना, तो इस पूरे एरिया में से एंटर कर रहा है, इस सिलेंड्रिकल एरिया में से। पिछली बार तो ऐसे एंटर कर रहा था, तो ये पूरा सिलेंड्रिकल एरिया कितना हो गया 2 पाई ए एल, और आउटर एरिया कितना हो गया 2 पाई बी एल। यानी यहां से लेकर यहां तक एरिया चेंज हो रहा है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है वो थ्रू आउट जहां से जहां तक फ्लो हो रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। अब जो आपका फॉर्मूला है वो कितना है रो एल बाई ए। अब ए कौन सा है, देखो रो तो फिक्स हो गया, मेटल के लिए एक फिक्स वैल्यू होगी, एल इसके अंदर कांस्टेंट है, चाहे किधर से भी करंट निकले, चाहे इधर से निकलो चाहे इधर से निकलो, लाइन तो उसको बी माइनस ही चलनी पड़ेगी। बट एक खास बात है कि एरिया कांस्टेंट नहीं है। अब एरिया कौन सा लोगे, ये लोगे या ये लोगे, इनका एवरेज लोगे, है ना, क्या लोगे। तो कैसे करते हैं ऐसे केस में, जब एरिया वेरी हो रहा हो, तो देखो क्या करो, यहां से एक आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा सिलेंडर मान लो आप, ये मैंने रिंग मोटी बना दी, बाकी रिंग बहुत पतली सी डी आर थिकनेस की है। ये डी आर इतना कम है कि आप इस इनर सरफेस का एरिया और आउटर सरफेस का, इस रिंग के आउटर सरफेस का एरिया दोनों का लगभग बराबर मान सकते हैं। आर रेडियस की आपने रिंग ली है, तो जो एरिया होगा ये वाला जिसे एंटर कर रहा है वो कितना होगा 2 पाई आर एल। इस एरिया में से ये एंटर कर रहा है कौन, करंट, ठीक है। तो इस छोटी सी अगर मैं रिंग का एरिया आपसे पूछूं कि भाई इस छोटी सी रिंग का रेजिस्टेंस में पूछूं, तो इस छोटी सी रिंग का जो रेजिस्टेंस होगा डी आर, वो कितना होगा भाई, रो तो मेटेरियल की प्रॉपर्टी ना, तो रिंग के अंदर भी वही मेटेरियल है तो रो तो सेम ही रहेगा, इनटू एल। इस रिंग के लिए जो थिकनेस होगी क्या वो डी आर होगी। करंट को इस रिंग में से कितना लाइन चलना है डी आर बाई ए, कितना हो गया 2 पाई आर एल। 2 पाई, यहां से आपने आर रेडियस पे जाके एक रिंग ली थी ऐसे, तो जो करंट को चलने की जो थिकनेस में चला लेंथ कितनी हुई डी आर, और एरिया तो ये पूरा हो गया ना, पूरा कर्व कितना हो गया 2 पाई आर है इस छोटी सी रिंग का। अच्छा, अब इस जो पूरे होलो सिलेंडर को ऐसी ऐसी छोटी रिंग से मिला हुआ मान सकते हैं अपन, ऐसी यहाँ से रिंग चालू करोगे, यहाँ से रिंग लगाते जाओगे, रिंग लगती 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 यहाँ तक क्या हो जाएगा पूरा ये होलो सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि इस होलो सिलेंडर को आप कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिंग मान सकते हो ना। अब देखो यहाँ से जो जैसे छोटी छोटी रिंग बनेंगी, तो सभी में तो करंट इधर से जा रहा है इधर निकल रहा है सभी में से, तो क्या करंट की वैल्यू सभी में से सेम है। यस सर, सब में से क्या सेम है करंट इधर से आई एंटर किया तो बाहर भी कितना निकलेगा आई निकलेगा, तो सभी में क्या सेम आ रहा है करंट। और अगर करंट सेम है सभी ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जो आपने लिए हैं, तो इधर से आई एंटर किया और इधर से आई निकला, तो थ्रू आउट द एरिया आई निकला होगा ना। तो देखो सभी ऐसी छोटी छोटी जितनी भी रिंग बनेंगी सभी में करंट सेम है, और अगर करंट सेम होता है तो रेजिस्टर कैसे होते हैं सीरीज में, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों एंड्स के अक्रॉस तो कैसे होते हैं पैरेलल में। फिलहाल ऐसी जितनी भी रिंग बनेगी, पहली रिंग में एंटर करेगा फिर दूसरी में तीसरी में चौथी में पांचवी में, इन सभी रिंग ये सभी रिंग जो बनेंगी कैसी बनेंगी सीरीज में, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस है उनको आप सिंपली ऐड कर दीजिए। तो यानी ऐसे रिंग के जो रेजिस्टेंस आएंगे आपको इन सबको ऐड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या करना है आप ये जो रिंग के रेजिस्टेंस आएंगे dr इनको क्या करना है ऐड, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अच्छा जी, इंटीग्रेट करेंगे तो dr की वैल्यू उठा के रखेंगे तो रो dr अपॉन 2 पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, कहां से कहां तक देखो, जो dr के r वैल्यू कहां से चेंज होगी, r की इनिशियल वैल्यू होगी a, ये रिंग कहां से चालू होगी जब r की वैल्यू कितनी होगी a, और कहां तक ऐड करनी है जब r की वैल्यू कितनी ना हो जाए b हो जाए। ओके, तो जो रेजिस्टेंस होगा r रो देखो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, नीचे से 2 पाई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और देखो एल भी कांस्टेंट है भाई, ये लाइन तो सभी एलिमेंट चाहे यहाँ पे एलिमेंट लो चाहे यहाँ पे एलिमेंट लो लेंथ तो एल ही रहेगी ना, एल भी कांस्टेंट आ जाएगा। अंदर कितना बचा dr बाई r a टू b, तो रेजिस्टेंस जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे रो 2 पाई l, और इसका इंटीग्रेशन होता है
एल एन आर कितना होता है, एल एन आर, और लिमिट ए टू बी रख दीजिए। आर के लिए आ जाएगी रो 2 पाई एल एल एन बी बाई ए, एल एन बी बाई ए। तो वैसे आप अगर आपको लोग की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप पहले पूरा रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए 2 पाई एल, ये हो जाएगा एल एन, अपर लिमिट रखिए डी माइनस लोअर लिमिट रखिए ए, और log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है m बाई n। हाँ, log की प्रॉपर्टी है, log कभी भी ऐसा आ जाए log m बाई n जो होता है इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो ये log m माइनस log n है तो इसको ऐसा लिखिएगा। बोल बात समझ रहे, log की प्रॉपर्टी है ना। ये ln क्या है, ln log, ये नेचुरल log बोलते हैं ना, जिसका बेस e होता है। log ही आप इसको log समझिए, जिसका बेस e है उसको ln लिखिए। बोल बात समझ में आई। तो रेजिस्टेंस अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ऐसा होगा। देखो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है ना डायरेक्शन ऑफ करंट पे। जब आपने डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे लिखी तो कितना आएगा, रो l अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और अब कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि लेंथ और एरिया तो डिसाइड ही कहां से होंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा था, जिसमें एरिया कांस्टेंट नहीं था। अभी तक जो पहले एग्जांपल किए उनमें लेंथ भी कांस्टेंट थी और एरिया भी कांस्टेंट था। ये वो एग्जांपल है जिनमें लेंथ और एरिया कांस्टेंट नहीं है, है ना जी। या लेंथ कांस्टेंट नहीं है या एरिया। जैसे देखो मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी इधर रेडियस है a और इधर रेडियस है b। ये सॉलिड है भाई, ये कैसा है, सॉलिड है। बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है इधर से इधर, यानी इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पाना। तो रेजिस्टेंस तो भाई आप जानते हो रो एल बाई ए। भाई ये जो लेंथ दे रखी है ना आपको, ये लेंथ ये दे रखी है, मान लीजिए एल, कितनी दे रखी है, एल लेंथ दे रखी है। अब कमाल की बात है कि यहां से यहां तक आप जाओगे तो एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर कितना एरिया है जिसमें से करंट एंटर कर रहा है, पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना एरिया है, पाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे आप एरिया कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट रो एल बाई ए लिखोगे, तो ए की वैल्यू क्या रखोगे ना, नहीं रख पाओगे। तो अब करें कैसे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाइए और छोटा सा एलिमेंट ले लें dx, इसकी थिकनेस है dx। ये एलिमेंट आप ऐसा लें, ये एलिमेंट आप कि इसकी थिकनेस इतनी कम हो कि यहां से यहां तक का एरिया आप कांस्टेंट मान सके, यानी ये लगभग स्ट्रेट लाइन मान सके आप एरिया। यानी यहां से एंटर करते टाइम, यहां रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि एंटर करते टाइम और निकलते टाइम दोनों टाइम एरिया अलग अलग है। तो ये इतनी पतली स्ट्रिप ली आपने कि इसके एंट्रेंस और इसके एग्जिट पे एरिया क्या मान लिया आपने, बराबर। अच्छा मान लीजिए इस जो ये रिंग, यहाँ पे रेडियस a है, यहाँ पे रेडियस b है। मान लीजिए जो ये रिंग ली है इसकी रेडियस है r, कितनी रेडियस है, r। तो आपने x पे जाके dx का एलिमेंट लिया जिसकी रेडियस कितनी है, r। तो भाई अब इस छोटे से रिंग का जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा dr, वो कितना होगा, dr देखना रो L। इस रिंग का लिख लो, तो इस रिंग में से करंट कितनी लेंथ पे निकल रहा है, dx पे। ठीक है, रो ये हो गया L जिसमें से करंट क्रॉस हो रहा है, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अब आपको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r की, क्योंकि r तो डिपेंड करेगा ना x पे। देखो जितना दूर, देखो x की वैल्यू 0 रख दो तो कितना आएगा a, x की वैल्यू b ये l रख दो तो r की वैल्यू कितनी आएगी b। यहाँ पे x डिस्टेंस, यानी r तो x पे डिपेंड करे ना, r इज द फंक्शन ऑफ x। तो आपको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ x। तो देखो कैसे निकालेंगे आप, देखो मैं आपको कहूं कि अगर मैं l डिस्टेंस चलूं, l डिस्टेंस चलूं यहां से यहां तक, तो रेडियस में इंक्रीमेंट कितना होगा, देखो b माइनस a, कितना इंक्रीमेंट होगा, तो पर यूनिट लेंथ कितना इंक्रीमेंट होगा, ध्यान है इंक्रीमेंट बोल रहा हूं ना, इतना। तो x दूरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, इनटू x, इतना रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस जगह पे इसको चलो rx लिख देता हूं, rx। तो देखो rx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पहले रेडियस कितनी थी a, और इंक्रीमेंट कितना हो गया b माइनस a बाई l इंटू x। समझ में बात, कितना हो गया, दिस इज rx, x है ना। और भी तरीके हैं, आप इसको
स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से भी आप निकाल सकेंगे ना, y इक्वल टू mx प्लस c होती है जो इक्वेशन होती है ना, उससे भी आप निकाल पाएंगे। पर आप सिंपली आप कैसे याद रखिए ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। किसे निकाल सकते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। चलिए और चीज देखिए, अब मैंने आपको बोला तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे? इसके पैरेलल बता देता हूँ आपको, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, इसके पैरेलल, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये ऊपर वाली ये कितनी होगी? b माइनस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? rx। ये कितनी होगी? b माइनस rx। और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई l माइनस एक्स। बोलो ये लेंथ हुई। अगर आप इधर से देखोगे तो देखो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? b माइनस ए। तो अगर देखो ये थीटा और ये थीटा तो बराबर ही है ना, तो यहाँ से थीटा लिखोगे यानी tan थीटा, तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर यानी b माइनस ए बाई एल। बोल आएगा कि नहीं आएगा? कितना आया? b माइनस ए, ये हो गया अपॉन एल, ठीक है। अच्छा, इस tan थीटा को यहाँ से लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो इधर से लिखोगे तो ये वाली लाइन यानी b माइनस आर एक्स अपॉन ये वाली डिस्टेंस l माइनस एक्स, हो गया। अब आप इन दोनों में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर एक्स की वैल्यू निकाल लो, इतनी ही निकल जाएगी, इतनी, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड है, आप सिंपल जैसे मैंने बताया आप वैसा कर लीजिए, आप इतना चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। बाकी आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आर एक्स के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो रिजल्ट बाकी आपका सेम ही आएगा। बोल बात समझ आ रही है आपको? चलिए और देखिए, तो निकालने के तरीके कैसे हैं? ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से निकाल पाओगे आप इसको, और फिलहाल देखिए आप अपने इस तरीके से निकाल लीजिए। चलिए, तो क्या हुआ आपका कि आपके पास Rx की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? Rx की, ठीक है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अब लिख लीजिए। देखो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखो dr इक्वल टू रो dx अपॉन पाई। Rx का स्क्वायर हुआ, तो Rx में देखो ये कितना हो गया? a प्लस इस वाली टर्म को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट c लिख लीजिए, c x का स्क्वायर। बोल बात समझ आई? बाद में सी की वैल्यू रख देंगे, इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, देखिए अब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वापस से सारे सीरीज में है, इसलिए r इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ dr। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr करोगे तो कितना हो गया? रो dx अपॉन पाई a प्लस सी एक्स का स्क्वायर। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी भाई? x की लिमिट लगानी है, x 0 से लेके l तक। अभी तो डायग्राम में आएगा, x आपने स्टार्टिंग वैल्यू किया था ना, x डिस्टेंस एलिमेंट, तो x की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? l। अच्छा जी, तो देखो इसमें जो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाल लीजिए जी। रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? माइनस का 1 बाई एक्स। कितना होता है? माइनस, तो इधर लिखो माइनस 1 बाई एक्स, यानी ये वाली टर्म a प्लस सी एक्स, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा, पर ये तो सिंपल एक्स स्क्वायर नहीं ना, इसके साथ तो ये भी आ रहा है, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो उसका डिवाइड और हो जाता है, यानी यहाँ पे c हो जाएगा। क्या आएगा? c। अच्छा, लिमिट 0 से लेके l तक, ठीक है। ये भाई इंटीग्रेशन है, कोई खास बात नहीं है ना। क्या है? इंटीग्रेशन। सबसे पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या कुछ और है? कुछ और है ना, कुछ और भी लगे हुए हैं इसके साथ, है ना। तो सबसे पहले तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की तरह से इंटीग्रेट कर लीजिए, और फिर जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका क्या हो जाता है? डिवाइड। ये इंटीग्रेशन का तरीका है ना, नहीं पता तो आप इसको देख लीजिए ना। अब ये आगे, अब माइनस साइन लगा हुआ है तो रो सी पाई। अच्छा जी, पहले रख दीजिए आप माइनस का साइन, पहले लोअर लिमिट रख दीजिए फिर अपर लिमिट रख दीजिए, तो रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए। देखो एक्स की वैल्यू रख दी भाई आपने 0, ये तो गायब हो गया। माइनस, अब लोअर लिमिट रख दीजिए 1 अपॉन ए प्लस सी एल, ये आपने क्या रख दी? अपर लिमिट। ओके, फाइनली भाई ये आपके पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस। ध्यान रख कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन आप चेक करते रहिए ना। अच्छा जी, ये कितना हो गया? रो बाई सी पाई। अब वहां पे जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस सी एल माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस
Cl। तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा रो, ऊपर बचा Cl, नीचे बचा C पाई और ये बचा ए प्लस Cl। भाई C से C भी गया, बात समझ में आई। अच्छा जी, अब जो बचा इसमें C की वैल्यू रख दीजिए आप, बचा इसमें किसकी वैल्यू रख दीजिए, C की। तो कितना हो गया, R इक्वल टू रो L बाई पाई, ये तो रो L बाई पाई और इंटू 1 अपॉन ए प्लस, नहीं सॉरी ए इंटू, ए को भी यहाँ लिख दीजिए, ए इंटू ए प्लस सी। भाई सी किसको माना था आपने, बी माइनस ए बाई एल को माना था भाई, सी है ना, स्टार्टिंग में सी किसको लिखा था, इस चीज को, इंटू एल। तो एल से एल भी गया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया रो एल अपॉन पाई ए बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा जी तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। इसमें भी क्या वैरी कर रहा था, एरिया वैरी कर रहा था। क्या वैरी कर रहा था, एरिया। और देखिए, अच्छा इसमें एक सवाल और एक तरीके से यूं और पूछ लिया जाता है, ये ऐसे कहता है कि मान लीजिए कि ये ए रेडियस का है और ये इधर से बी रेडियस का, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, बराबर स्लोप के ना। अच्छा तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया, अभी आपने निकाला रो एल बाई पाई ए बी, बोलो कितना आया कि नहीं आया। अच्छा जी, अब आप देखिए ये एल लेंथ है, ये इतना रेजिस्टेंस आया इसका, ठीक है। अगर मैं ए बराबर बी रख दूं तो देखो ए बराबर बी हो जाएगा, तो क्या ये स्ट्रेट वायर बन जाएगा, ए बराबर बी हो जाए तो देखो ये क्या ऐसा बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, तो ये ए हो गया, तो कितना हो गया, आर इक्वल टू रो एल बाई, अब तो एरिया लगातार कांस्टेंट ही हो गया, ये भी ए है ये भी ए, तो कितना पाई ए स्क्वायर। फिर इसमें रख लीजिए आप ए बराबर बी रखिए, तो कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा है, यानी आप ये जनरल रिजल्ट है ना, इसमें ए बराबर बी रख दो तो ये आपका यूनिफॉर्म एरिया वाला भी यानी यूनिफॉर्म वायर वाला भी रिजल्ट बन जाता है। दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, एक चीज ये पूछी जाती है कि ये वायर है, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट रेडियस बताइए। इक्विवेलेंट रेडियस यानी कि अगर इस वायर को मैं एक सेम लेंथ का, सेम मेटेरियल का वायर कांस्टेंट रेडियस का बनाऊं, यानी आर रेडियस का बनाऊं, ठीक है, तो आर कितना लूं कि उसका रेजिस्टेंस भी इतना ही बन जाए, तो वो रेडियस क्या कहलाएगी, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ये वेरिएबल रेडियस वाला है, इसलिए बोला कि वेरिएबल की जगह अगर मैं कांस्टेंट रेडियस का एक पाइप बनाऊं, सिलेंडर बनाऊं कांस्टेंट रेडियस का, ठीक है, पाइप तो होल हो जाता है, सिलेंडर बनाया सॉलिड सिलेंडर आर रेडियस का, तो बोला कि आर कितना लूं कि इसकी और इसकी रेडियस क्या रहे, सेम रहे। तो देखो अब देखिए, सॉरी इसकी रेडियस, इसने बोला कि वेरिएबल रेडियस है, तो इसने बोला कि एक कांस्टेंट रेडियस का सॉलिड सिलेंडर बनाना है ताकि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे। तो इसकी रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, जो इसकी रेडियस लेनी पड़ेगी वो कहलाएगी इक्विवेलेंट रेडियस। ओके, अच्छा तो देखो मान लीजिए आपने आर रेडियस ली, तो इसका रेजिस्टेंस होगा कितना, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो दोनों को कंपेयर कर लो, या दोनों को बराबर कर लो, इधर से रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी, तो रो एल से रो एल, पाई से पाई गया, तो आर की वैल्यू होगी रूट ए बी। बोलो बात नहीं हुआ, ये कहलाएगी इक्विवेलेंट रेडियस, यानी जो इक्विवेलेंट रेडियस होती है ये इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन होती है। कैसा होती है, ज्योमेट्रिकल मीन। तो ऑप्शन में ऐसे जाएगा, इट इज द r1 + r2/2, ऐसा कहेगा कि ऐसा वेरिएबल रेडियस का एक रेजिस्टर है, इसकी इक्विवेलेंट रेडियस कितनी होगी, आपको ऑप्शन देगा a + b/2, a × b, b - a/2, रूट ए बी, तो कितना होगा भाई, रूट ए बी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। इसमें डेफिनेशन क्या होगी कि अगर इस सिलेंडर को एक कांस्टेंट रेडियस की सिलेंडर से रिप्लेस किया जाए तो उस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी जिससे इसका और इसका रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, रूट ए। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और सवाल देखिए।
ऐसा दिया हुआ कि एक स्क्वायर सेक्शन का पाइप है, स्क्वायर सेक्शन है इसका, और वैसे पाइप है सर्कुलर। और ये सर्किल है ना, ये यानी एक रिंग थी उसमें से क्वार्टर सर्किल कटा हुआ है। कितना है? क्वार्टर सर्किल है ना, 1/4 है। ठीक है, अच्छा ये इसका सेंटर था, इसके इनर पार्ट की रेडियस बोला ए है, ये इनर साइड की, और आउटर साइड की रेडियस बी है, और जो इसकी जो ये हाइट है ना ये है एच। करंट इधर से एंटर किया और ऐसे घूमता हुआ इस एंड से निकला। तो आपसे बोला गया कि भाई टोटल रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टिविटी भाई वो आपकी वही है कितनी, रो। ठीक है, तो आप सिंपल सा रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो देखो एरिया तो यहां से लेके यहां तक, यहां पे भी हाइट वो एच ही रहेगी। ठीक है, तो एरिया अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड यानी ये वाली साइड, क्या ये बी माइनस ए होगी? क्योंकि यहाँ पे बी माइनस ए है। तो एरिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है, और एरिया की वैल्यू कितनी है? बी माइनस ए, लेंथ इनटू हाइट, ये इसका एरिया है। तो एरिया तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बात आई कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है। तो देखो इनर लेंथ देखो आप, ये वाली लेंथ, ये वाली जहाँ से इस तरफ से लेंथ होगी, क्योंकि आपको इसकी लेंथ लिखनी है ना। तो देखो लेंथ लिखने लगोगे तो देखो इस साइड की लेंथ आएगी कितनी, देखो पूरे सर्किल की कितनी होती है 2 पाई आर, यानी 2 पाई, ये इनर रेडियस ए है तो 2 पाई ए बाई 4, क्वार्टर सर्किल है ना। अच्छा इस साइड से लेंथ देखोगे तो कितनी होगी 2 पाई बी, पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस बाई 4। ओहो, तो देखो लेंथ इस साइड अलग है, इस साइड लेंथ अलग है। तो करंट जब इधर से यूं फ्लो हो रहा है तो आप लेंथ कितनी लोगे? अब इधर से इधर तक लगातार जो ये फाइबर बन रहे हैं, पतले पतले फाइबर बनेंगे, इन सबकी लेंथ क्या बनेगी? अलग अलग बनेगी, सबकी लेंथ क्या बनेगी? अलग। तो आप कौन से फाइबर की लेंथ लेंगे? करंट तो इधर से इधर तक फ्लो हो रहा है तो लेंथ कौन सी लेंगे? इस साइड वाली या इस साइड वाली? तो देखो लेंथ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो आप क्या कीजिए, यहां से x दूरी पे एक पतली सी रिंग मान लीजिए, यहां पे ऐसे ऐसे, जिसकी थिकनेस है ना वो dx है, और ये इतनी पतली है कि इधर की और इधर की लेंथ आप बराबर मान सकते हो। क्या मान सकते हो? दोनों तरफ की लेंथ बराबर मान सकते हो ना। ये ऐसी मान ली, तो यहाँ लेंथ अलग क्यों आ रही थी? क्योंकि ये और ये दोनों दूर दूर थे ना, यहाँ की लेंथ अलग। अभी इतना पतला ले लिया कि दोनों साइड की लेंथ बराबर मान ली। तो अब देखिए, अब इस छोटी सी स्ट्रिप का जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा dr, ध्यान देना, देखो कितना होगा, रो लेंथ कितनी होगी? देखो ये x रेडियस का लिया तो जो लेंथ होगी यहां से यहां तक वो होगी 2 पाई x बाई 4, क्योंकि पूरे x रेडियस का सर्किल होता है तो कितनी होती है 2 पाई x बाई 4। तो ये कितनी होगी? पाई x बाई 2। तो ये हो गया रो और ये हो गया l, ये क्या होगी इसकी लेंथ अपॉन a। एरिया कितना होगा? देखो इस छोटी सी स्ट्रिप का, देखो हाइट तो अच्छी रहेगी, विड्थ कितनी होगी dx, देखो h इंटू dx। भाई ये हो गया छोटी सी स्ट्रिप का रेजिस्टेंस। अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगे, देखो यहाँ से बनेगी एक स्ट्रिप, यहाँ से बनेगी एक स्ट्रिप, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप। अगर आप गौर से देखें तो ये जो सारी स्ट्रिप है ना, ये देखो पैरेलल में है। कैसी है? देखो सभी स्ट्रिप में एक जगह से करंट एंटर हो रहा है, एक जगह से निकल रहा है। देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सारी स्ट्रिप ऐसे जुड़ी है। अगर आप देखो तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, और इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप जुड़ी हुई है। ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल। अभी सीरीज नहीं है, अभी कैसा है? पैरेलल। अच्छा पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं? पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या उल्टे होके जुड़ते हैं? यस सर। तो इधर आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे, यानी 1/r इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। यानी जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं उन सबको उल्टा करके जोड़ो तो टोटल का भी उल्टा ही आ जाएगा। तो आप इधर से लिखोगे तो भाई 1/dr लिखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लिखोगे 2h dx
अपॉन रो पाई एक्स, है ना जी। वैसे भी आप समझ रहे होंगे, देखो अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते तो dx ही नीचे आ जाता ना, इंटीग्रेट कैसे कर पाते, वहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि dx नीचे आ रहा तो उल्टा तो करना ही पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल में है वो, है ना। अच्छा जी, अब देखो x की लिमिट कहां से कहां तक, x आपने यहां से डिस्टेंस मानी है यहां की, तो x की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो a से स्टार्ट होगी और b की, जहां तक मैटर है ना, तो a से b, तो इसको लिख लो भाई a to b, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, अब आप लिखेंगे जो 1/r, तो 1/r की वैल्यू आ गई, देखो 2h मेरे हिसाब से कांस्टेंट है, नीचे से रो पाई भी कांस्टेंट है, वही बचेगा dx/x। ये अभी थोड़ी देर पहले ये इंटीग्रेशन किया था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप पिछले वाले इंटीग्रेशन में देख लेना, इसका होगा ln b/a, भाई 1/x का कितना हो गया ln x, और ln में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो b/a। अच्छा जी, तो r की जो वैल्यू आई r वो कितना आया, तो नीचे वाली सारी टर्म किधर चले जाएंगे ऊपर, यानी रो पाई, और नीचे कितना आ जाएगा 2h ln b/a, ठीक है। ओके, बाकी कैलकुलेशन भाई आप चेक कर लेना, कहीं पे छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है उसको आप सही कर लिया करो ना, कोई खास बात नहीं है ना। फिर भी अगर डाउट में है कि सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है आपने किया है सर, तो आप पूछ भी सकते हो ना, पर छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर लिया करो उस चीज को, ठीक है। अच्छा जी, क्या सवाल समझ में आया? चलो आपको एक होमवर्क के लिए एक सवाल और देता हूँ कि इसी सवाल को आपको करना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा से, और ये क्वेश्चन क्या है, इस बार जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, इस साइड से निकल रहा है, ठीक। वो ये रेडियस है a और ये वाली रेडियस है b, ठीक। अच्छा, इस बार देखो वही जब आप स्ट्रिप बनाओगे तो देखो हर स्ट्रिप में से इधर से करंट एंटर करेगा, इधर से निकलेगा। अब इस बार सभी स्ट्रिप में से क्या सेम होगा, करंट। इस बार, पिछली बार तो सारी स्ट्रिप ऐसे ऐसे बन रही थी, देखो इधर से यूं बन रही थी, अब देखो इधर परपेंडिकुलर है तो सभी में से करंट सेम जाएगा। पिछली बार तो सबके एंड सेम थे, सभी स्ट्रिप का एक एंड सेम था, सभी स्ट्रिप का एक एंड सेम था। इस बार एंड सेम नहीं, देखो एंड तो सभी स्ट्रिप के अलग अलग है, पर करंट एक स्ट्रिप से होता हुआ दूसरी में, दूसरी से होता हुआ तीसरी में, ऐसे इसका मतलब सीरीज में है। तो आप वैसे ही आप एलिमेंट लीजिए और इस बार dr का सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/4 नहीं करना पड़ेगा ना। ये वाला सवाल आप घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है, करके देखिएगा इसको। चलिए जी, अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस निकालने के कुछ क्वेश्चन हुए रेजिस्टेंस में, यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A। पहले टाइप के सवाल जब L और A क्या हो कांस्टेंट, दूसरे टाइप के सवाल जब L या A वेरिएबल हो। अब तीसरे टाइप के सवाल देखें, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं, एक को बोला जाता है कटिंग प्रॉब्लम और एक को बोला जाता है स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम। तो ये वो सवाल थे जिनमें पहले कैटेगरी क्या, लेंथ और एरिया कांस्टेंट, दूसरी कैटेगरी क्या, जिसमें लेंथ या एरिया में कोई वेरी कर रहा हो, तीसरी अब लेंथ और एरिया तो वेरी करेगा पर वो ग्रेजुअली वेरी नहीं कर रहा, वो अपने कटिंग के कारण या खींचने के कारण जो वेरी कर गया उसके कारण, है ना। बाकी खींचने के बाद भी कांस्टेंट रहेगा और खींचने से पहले भी क्या रहेंगे, लेंथ और एरिया कांस्टेंट ही रहेंगे ना। तो देखो एक्स वाले सबसे पहले कटिंग प्रॉब्लम, मान लीजिए ये कोई वायर थी, कांस्टेंट एरिया है a और लेंथ है l, ठीक है। मैंने बोला इसको मैंने n इक्वल पार्ट्स में कट किया, कितने पार्ट्स में कट किया, n इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अच्छा, तो n पार्ट्स में कट कर दोगे तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/n। क्या एरिया चेंज होगा, नहीं सर, एरिया तो वही रहेगा, काटने से एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, इसके n टुकड़े हो जाएंगे, पर हर टुकड़ा जो एक पीस बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी L/n। और आप तो जानते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो L अगर डबल होगा तो रेजिस्टेंस डबल, और ट्रिपल होगा तो रेजिस्टेंस ट्रिपल, ये 1/3 होगा तो रेजिस्टेंस भी 1/3 होगा। अब ये लेंथ 1/n टाइम्स हो गई है, तो इस एक टुकड़े का रेजिस्टेंस, यानी एक टुकड़े का रेजिस्टेंस वो होगा R, पहले जो रेजिस्टेंस था तो लेंथ सीधा 1/n टाइम्स हो गया, तो रेजिस्टेंस भी 1/n टाइम्स हो जाएगा, यानी एक टुकड़े का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/n। अच्छा, अब जैसे जो n पीसेस बने इनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में।
तो जो पैरेलल रखने के बाद जो ये इन वायर्स का एक, जैसे मान लो आपके पास लकड़ियां हैं, आपने तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लिया तो एक बंडल सा बन जाएगा ना। तो देखो लेंथ तो सभी टुकड़ों की सेम है, तो टोटल ओवरऑल लेंथ तो सेम रहेगी, पर ये जो गट्ठर बन गया, क्या इसका देखो हर टुकड़े का एरिया ए है, तो एन टुकड़े लगाओगे तो एरिया एन टाइम्स हो जाएगा। वो लकड़ी का गट्ठर मोटा हो जाता है ना, एरिया बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एरिया। तो देखो जब आपने एन टुकड़ों में इसको कट किया तो हर टुकड़े की लेंथ होगी एल बाई एन, पर अगर उनको आप पैरेलल में जोड़ दो तो अब ये पूरा जो गट्ठर बना है पैरेलल में जोड़ने के बाद उसकी लेंथ फाइनल होगी एल बाई एन और एरिया होगा एन ए। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है, जो फाइनल रेजिस्टेंस है आर फाइनल, वो कितना हो जाएगा, रो लेंथ कितनी हो गई एल बाई एन और एरिया कितना हो गया एन ए। ये कब है, जब आपने कट करके पैरेलल में भी जोड़ दिया। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा रो एल बाई ए इंटू 1/n²। तो ये एन नीचे आके n² हो जाएगा, रो एल बाई ए। अच्छा इसका पहले रेजिस्टेंस कितना था, जो आर की वैल्यू कितनी थी, रो एल बाई ए थी, ठीक ना, एल लेंथ था, ए एरिया था। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है इसको लिख लो आर बाई n², यानी n² टाइम्स हो जाएगा, 1/n² टाइम्स हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। अगर किसी यूनिफॉर्म वायर को n इक्वल पार्ट्स में कट करके पैरेलल में भी जोड़ दें तो पैरेलल में जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा r बाई n²। ठीक है, जैसे देखो सिंपल सिंपल इसके ऊपर मैं आपको अगर सवाल बताऊं तो देखो ऐसे, मैं कहा कि एक यूनिफॉर्म वायर था, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट करके पैरेलल में जोड़ दिया, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का n² टाइम्स, तो 5 पार्ट में कट किया है तो r बाई 25, 7 पार्ट में कट करता तो r बाई 49, अगर 10 पार्ट में कट करता तो r बाई 100, है ना। सिंपली 10th में आपने से खूब सारे सवाल करे होंगे, ये पहला ही 10th के एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है ये, कि एक वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट करके पैरेलल में जोड़ दिया तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा r बाई 25। क्या आपको समझ में आ रही बात, ओके। चलिए अगर दूसरी जो प्रॉब्लम है ना वो है स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम। स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम तो स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वायर था जिसकी लेंथ थी L और एरिया था A। अगर अब मैंने वायर को कट नहीं किया, इसको पकड़ के खींच दिया, है ना, और मान लो इसकी मैंने फाइनल लेंथ कर दी N टाइम्स, यानी NL। अब फाइनल एरिया मान लीजिए AF हो गया, A फाइनल, ठीक है, ये इनिशियल था, ये फाइनल। अच्छा अब आप देखिए कि जब आप खींचोगे इसको तो लेंथ बढ़ेगी तो क्या एरिया घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर, एरिया तो घटने वाला है, भाई पतला हो जाएगा ना वायर। अच्छा जी अब देखो तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, इनिशियल R इक्वल टू रो एल बाई ए, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RF इक्वल टू रो एल, मुझे पता है कितना हो गया NL, और एरिया कितना हो गया A। अच्छा अब AF की यानी मुझे कहेगा लेंथ को इतने टाइम से इंक्रीज कर दिया, तो भाई लेंथ को इंक्रीज किया है तो एरिया तो आपको कितना रिड्यूस हुआ ये पता होना चाहिए ना, तभी लिखेंगे, तभी तो दोनों कंपेयर कर पाएंगे। तो एरिया कितना हो गया, मुझे सिर्फ ये दिया था लेंथ को इंक्रीज किया, n टाइम्स हो गया, लेंथ तो कितना हो गया n टाइम्स, तो एरिया कितना हो गया। देखो एक चीज सोचने वाली है कि इसी पीस का जो वॉल्यूम होगा और इस पीस का वॉल्यूम होगा, ये तो ऐसा कैसा, अब मैंने खींच के इसको लंबा कर दिया, पर जितना स्पेस है घेर रहा है तो उतना ही घेरेगा ना। देखो आप सिंपली समझो कि मान लो 2 किलो का है तो ये तो क्या रहेगा, 2 किलो का ही रहेगा, चाहे आप इसको खींच लो चाहे इसको मोड़ दो, कुछ भी कर दो। अगर ये 2 kg का है तो फाइनली भी कितने का रहने वाला है, 2 kg का ही रहने वाला है, ओके। तो देखो और डेंसिटी मटेरियल की फिक्स रहती है, तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या बराबर होगा, वॉल्यूम, यानी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, एरिया इनटू लेंथ, फाइनल कितना है, एरिया हो गया AF और लेंथ कितनी हो गई NL। तो देखो ये कट गया, तो जो फाइनल एरिया होता है वो हो जाता है A बाई N, कितना हो जाता है A बाई N। तो भाई यहाँ पे रख दीजिए आप, तो रेजिस्टेंस जो फाइनल है वो हो गया रो NL अपॉन A बाई N ऊपर चला गया, तो जो RF इक्वल टू देखो n² ये लिख लो और ये रो L बाई A, क्या इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया, यस सर, यानी जो रेजिस्टेंस है वो n² टाइम्स हो जाता है, कितना टाइम्स हो जाता है n² टाइम्स। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो n टाइम्स देन द रेजिस्टेंस बिकम्स n² टाइम्स, और अगर वो कटिंग वाला था तो उसमें कितना होता 1/n²। बात समझ आ रही है। अच्छा
अब देखो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कहा कि एक वायर था जिसकी लेंथ में 100% इंक्रीमेंट कर दिया गया बाय स्ट्रेचिंग प्रोसेस, ठीक है, वायर स्ट्रेच सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीमेंट इन लेंथ बिकम्स 100%, यानी 100% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी अगर पहले लेंथ L थी, इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसका 100%, यानी ये होगी आपके पास फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ कितनी होगी, 12 होगी ना, यानी कुल मिला के आपको दे रखा है कि लेंथ को क्या कर दिया गया है, डबल, लेंथ को कितना कर दिया गया है, डबल। तो ये कहेगा कि बताइए रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको कहा कि एक वायर को स्ट्रेच करके लेंथ में 100% इंक्रीमेंट किया, तो 100% इंक्रीमेंट किया तो फाइनल लेंथ कितनी होगी, इतनी। अच्छा, तो अगर लेंथ डबल हो रही है तो जो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होता है, m² इनटू इनिशियल रेजिस्टेंस, तो डबल हुई है लेंथ तो कितना हो गया भाई 4R, ये तो फाइनल रेजिस्टेंस हुआ। अच्छा, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस भाई 4R तो अब है और R तो पहले ही था, ये R तो क्या होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 3R। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ रेजिस्टेंस में, इंक्रीमेंट अपॉन इनिशियल इनटू 100 कितना हुआ 300%। अरे वो तो पता ही आपको, देखो R तो 3 टाइम्स हो रहा है तो 300% हो गया ना, सिंपल सा। ऐसे ही मैं ऐसा दे सकता हूँ कि रेजिस्टेंस में इतना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो बताइए लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, या फाइनल लेंथ की आपने स्ट्रेच करके कितनी कर दी। इस टाइप के छोटे मोटे थोड़ा सा परसेंटेज के अंदर भी आपको क्वेश्चन दे सकता है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक वायर थी जिसकी लेंथ में 50 सॉरी जैसे मैं आपसे बोलूँ जैसे सिंपल सा कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको स्ट्रेच किया गया और उस स्ट्रेच करने के कारण उसके रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट आ गया वो आ गया 100%। कितना आ गया, तो बताइए उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज की गई है ना, कितने परसेंट लेंथ इंक्रीज की गई। ओके, तो आप देख लीजिए भाई, तो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट कितना है 100%, यानी जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो R प्लस कितना इंक्रीमेंट कितना हुआ 100%, किसका R का, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R। अब आप लिख लीजिए भाई 2R इक्वल टू होना चाहिए m² इनटू R, स्ट्रेच क्या है तो m² टाइम्स हो जाता है ना, कर दिया। तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई √2, यानी लेंथ जो फाइनल है वो √2 टाइम्स हो गई। कितनी हो गई, यानी इनिशियल लेंथ अगर L थी तो फाइनल जो लेंथ है आपकी √12 हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई लेंथ में, क्या √2 - 1 × L दिस द इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट लेंथ में कितना हो गया √2 - 1 L, डेल्टा L बाई L इंटू 100, कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1.414, ये कितना -1 करोगे तो 0.414 इंटू 100, यानी 41.4%। बात समझ में आई आपको। ओके, ये अभी तक आपने जो किया ये क्या है, लेंथ और एरिया के वेरिएशन के साथ स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम, कटिंग प्रॉब्लम। देखो 4 टाइप की प्रॉब्लम हुई, कांस्टेंट एरिया और कांस्टेंट लेंथ की। दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई, वेरिएबल एरिया या वेरिएबल लेंथ की। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम हुई वो कटिंग प्रॉब्लम हुई, और चौथे टाइप की प्रॉब्लम हुई वो कौन सी होगी, स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम। कौन सी होगी चौथे टाइप की, स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम। ये कुछ रेजिस्टेंस पे, लेंथ और एरिया की डिपेंडेंसी पे कुछ प्रॉब्लम्स है ना। इसके बाद रेजिस्टेंस तो देखो लेंथ और एरिया के अलावा, लेंथ और एरिया के अलावा टेम्परेचर और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कहते हैं ना। लेंथ और एरिया के अलावा टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर और मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, आज तक का थैंक यू।